आज हम लोग एक पाठ करेंगे लस्सी, जिसका शीर्षक है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। ये इच्छा है, इच्छा जिजीविषा। जिस तरह से मनुष्य को जीने की इच्छा होती है, उसी तरह से जीवन में और बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। ये साक्षात्कार है, साक्षात्कार इंटरव्यू। साहित्य के क्षेत्र में जो बड़े लेखक हैं, कवि हैं, उनका साक्षात्कार लिया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ नागर जी से बातचीत है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो साक्षात्कार में क्या होता है, हम पहले समय नियत करते हैं, जिसका साक्षात्कार लेना रहता है उसके पास जाते हैं और उससे समय लेते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और वो समय नियत करते हैं। हम पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद हम उनसे उनके जीवन के अनुभवों को पूछते हैं, साझा करते हैं। तो सबसे पहले जब हम जाते हैं तो नमस्ते बंदगी होती है। तिवारी जी नागर जी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, और जो उनकी जीवनचर्या है, कैसे उन्होंने लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किया। किसी भी व्यक्ति का जीवन किसी भी क्षेत्र में एक विशेष घटना से शुरू होती है। लेखक छोटी छोटी चीज़ें लिखना शुरू करता है, पहले वो पढ़ना शुरू करता है। जब दूसरों की रचनाओं को पढ़ता है, कहानियों को पढ़ता है, कविताओं को पढ़ता है, तो उसके अंदर एक भाव उठता है कि मैं भी इसी तरह का लेखन करूं, इससे बेहतर लेखन करूं। सरोजिनी नायडू, उन्होंने भी जो लेखन शुरू किया था, दूसरों की रचनाओं को पढ़कर एक दिन उनके मन में आया कि मैं इससे भी बेहतर लिखूंगी। उन्होंने पिताजी ने उनको कहा कि हमारी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है, तो उन्होंने उसी दिन निश्चय कर लिया तो अंग्रेज़ी सीखेंगी, और उन्होंने अंग्रेज़ी सीखा और एक लंबी कविता लिख डाली है अंग्रेज़ी में। तो यहाँ पर तिवारी जी जब साक्षात्कार करते हैं तो उसमें अंत में यही कहते हैं कि जब तक जिंदा रहूं, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। As long as I'm alive, I must go on writing. तो उनकी जो जीवन यात्रा है लेखन के क्षेत्र में, जीवन यात्रा, लेखन के क्षेत्र की यात्रा अलग है, पढ़ाई की अलग है, नौकरी की अलग है। यहाँ लेखन की जो यात्रा है उस पर चर्चा हुई है। नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले जाना चाहता हूँ। लेखन के आरंभ काल, यस, शुरू में आपने लेखन जब शुरू किया, उसकी याद में आपको ताज़ा करना चाहता हूँ, उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया, उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? माहौल, वातावरण, एटमॉस्फेयर। जो लेखन है, वह लेखन एक
समाज की विशिष्ट गतिविधियों को लेकर किया जाता है। समाज में जो कुछ होता है, ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में, समाज में जो कुछ घटना घटित होती है, उसी को लेखक अपने शब्दों में शब्दबद्ध करता है, उसी को लिखता है। किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? आदर्श, आइडियल, उदाहरण, रोल मॉडल। रोल मॉडल। आपके रोल मॉडल कौन थे? आदर्श। अभी सचिन तेंदुलकर का जब भी इंटरव्यू लिया जाता था, उनसे पूछा था आपके रोल मॉडल कौन है, तो कहा करते थे ब्रैडमैन। ब्रैडमैन, he was the biggest player of cricket till date। उन्होंने इतने रन बनाए हैं, उन्होंने इतनी सेंचुरीज बनाई हैं, आज तक कोई तोड़ नहीं सका। ऐसे ही कोई लेखक जो है लेखन शुरू करता है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, किसी लेखक से प्रभावित होकर अपना लेखन शुरू करते हैं। नागर जी उन्हें उत्तर देते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। जब भी कोई व्यक्ति लिखता है तो उससे पहले क्या करता है, पढ़ता है। मैं कुछ ज्ञान ही मेरे पास नहीं है, मैं लिखूंगा क्या? पठन पहले आता है, लेखन बाद में आता है। अध्ययन पहले आता है, अध्यापन बाद में आता है। मैंने अध्ययन नहीं किया है और मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ, ये संभव है? नहीं भाई, मैं पहले पढ़ूंगा, ज्ञान को अर्जित करूंगा, फिर उस ज्ञान को मैं और लोगों के साथ आदान प्रदान करूंगा, बांटूंगा। मैंने कहा कि पहले लेखन से पहले मैंने क्या किया, पठन शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय एक कवि हैं जो निकल कर बादलों की गोद से कुछ आगे ही बढ़ी थी। ये एक कविता उनकी लिखी हुई है जो बहुत ही अर्थपूर्ण है कि मनुष्य अपने जीवन में जब कुछ शुरुआत करता है तो उसके मन में तरह तरह की दुविधाएं आती हैं, तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं उठती हैं। लेकिन उन्होंने एक बूंद का उदाहरण देकर के बताया था कि बूंद जो है जब बादलों की गोद से निकली थी तो तरह तरह की आशंकाओं से ग्रसित थी कि वह एक खुली हुई सीप के मुंह में पड़ी और मोती बन गई। तो कह रहे कि स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इन लोगों की रचनाएं पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। छापे का अक्षर, ये एक जो रचना थी वो मुझे बहुत पसंद आई, वो मेरा मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह ग्रैंडफादर, दादाजी। एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरत चंद्र को बाद में प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था।
इतना गहन अध्ययन, प्रेमचंद जी उस समय के सबसे बड़े लेखक थे। उनको आज भी कहा जाता है उपन्यास सम्राट। बंकिम चंद्र जी उस समय लेखन के क्षेत्र में लोगों के आदर्श हुआ करते थे। ऐसे लोगों की रचनाएं पढ़ने के बाद अगर आप जीवन में कोई भी महान क्षेत्र पकड़ना चाहते हों तो उस क्षेत्र में जो महान लोग हैं उनके जीवन को पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है गोदान, एक है गबन। ये कहानियाँ जब आप पढ़ें, उनकी उपन्यास पढ़ेंगे, एक उनकी कहानी है बड़े घर की बेटी, लोग की आंखें खोल देते हैं। तो पहले इन लेखकों और कवियों की रचनाएं पढ़ने के बाद नागर जी के मन में लेखन का क्षेत्र उभरा और उन्होंने लेखन शुरू किया। तिवारी जी ने फिर प्रश्न किया, क्या यही लेखक आपके जीवन के आदर्श रहे? जो उन्होंने 4-5 लेखक और बताया, केवल इतने ही लेखकों को आपने पढ़ा, उन्हें आदर्श बनाया, वे ही आपके उदाहरण थे? नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। जिस चीज में आपको आनंद आने लग जाए काम में, उसमें आपको सफलता तय है। इन्होंने इन लोगों को आदर्श मान करके लिखना शुरू नहीं किया। वो कह रहे हैं कि मुझे पढ़ने में आनंद आता था और जब पढ़ने के बाद लेखन शुरू किया तो लेखन में आनंद आता था। और जिस काम में मनुष्य को आनंद आने लग जाए उसमें उसे सफलता निश्चित है। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार। कविता फूटी, फूटना मतलब उसकी शुरुआत होना। वियोगी होगा पहला कवि। जो सबसे पहली कविता जो फूटी है, बड़े बड़े जो कवि हुए हैं उन कवियों के हृदय में जब भावनाएं उठी, संवेदनाएं उठी, उन संवेदनाओं से उन्होंने लेखन शुरू किया। कह रहे हैं सबसे पहले मेरे मन में कविता फूटी। कविता कब निकलती है? जब आपकी संवेदना संभालने पर संभलती नहीं है। आपके मन में कुछ भाव या तो खुशी के हो सकते हैं, या तो दुख के हो सकते हैं, क्षोभ और ग्लानि के हो सकते हैं। कई बार हमारे मन में इतना हलचल होता है और वो हलचल हम किसी से कह नहीं करते, साझा नहीं कर सकते। जब दुख ऐसा हो, किसी की बीवी भाग गई है तो जाके किसी को बोलता नहीं मेरी बीवी भाग गई है, लेकिन उसको दुख होता है, उसको वियोग होता है, विरह होता है, और वो विरह वियोग वो क्या करता है? कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लिख देता है और वो एक रचना होता है। जो पहली कविता है वो भी कौन सी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लो कहों लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ माने। साइमन कमीशन इतिहास में अंग्रेज़ों का जो अत्याचार है, उस अत्याचार ने देश को एक राह दिया था। अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह से अत्याचार करते थे और भारतीयों के पास कोई रास्ता नहीं हुआ करता था।
तो जब वो कुछ बोल नहीं पाते थे तो एक रास्ता था कविता और कहानी के माध्यम से अपनी बात को कहना। जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां क्या दी हुई हैं? लो कहों कबलों कहों लाठी खाए, कब तक इन अंग्रेजों की लाठी हम खाते रहें। उसी से उनका कवित्व, काव्य लेखन शुरू हुआ। इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी को कहा, जब ऐसा कुछ समाज में होता है तो लोग राजनीति में पदार्पण करते हैं, घुसते हैं, तो आप क्यों नहीं गए? नागर जी, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। लेखन शैली ने बहुत प्रभावित किया। तुम जब पढ़ते, हाँ, स्टाइल ऑफ राइटिंग, लेखन शैली, लिखने का आपका तरीका क्या है? और आप महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे, उनकी भाषा, उनकी लेखन शैली, मुहावरे ही मुहावरे भरे होते हैं। अधिकतर वो पालतू पशुओं पर लिखती हैं। प्रेमचंद जी को देखेंगे आप तो उनके लेखन में गांव की ज़िंदगी और उस समय समाज का चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से उस समय कुछ कवि हम बता रहे हैं, मन्नन जी ने जो लेखन किया उनका इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो लेखन शैली, हर व्यक्ति की एक शैली होती है। आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही बोल दें कि ये इनकी कहानी है, इनका लेखन है। शायद उसको सुनने के बाद ही आप उसकी भाषा को पढ़ के भी बोल देंगे कि ये कहानी है, ये लेखन है। क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? उस समय गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका लोगों पर बहुत प्रभाव हुआ करता था। तो तिवारी जी ने पूछा कि क्या गांधी जी के व्यक्तित्व का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? नायर जी ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। यह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। और रोकना, मनुष्य अगर किसी इच्छा को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, उसे रोक दिया जाए तो उसके बाद उसके अंदर एक संवेदना, एक भावना वो पैदा होती है। और वही भावना क्या करती है? अपनी बातों को लिखने के लिए मजबूर करती है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग बिकॉज आई वाज टॉट बाय माय फादर not to jump into the politics as well as revolution. आपके जीवन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? करुणा, दया, करुणा और दया की जो भावना आपके अंदर है, आप गरीबों को चरित्र बनाते हैं और उन पर लेखन करते हैं। तो ये आपके अंदर कहाँ से आया? ये समाज सेवा या किसी क्षेत्र विशेष में घोषणा और उसमें काम करना, ये कहीं न कहीं किसी प्रभाव से होता है। तो आपके अंदर वो प्रभाव कहाँ से आएगा? आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है
वह किससे प्रभावित है? वह तो अपने समाज से ही उभरी थी, उभरी फूटना, निकलना, उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। प्रायश्चित एक कहानी है जिसको उन्होंने लिखा था, पहली कहानी। संस्कार, संस्कार शब्द मालूम है? संस्कार के लिए अंग्रेजी में शब्द है रिफाइनमेंट। और ये रिफाइनमेंट कहाँ से आता है? आपके घर का जो वातावरण होता है। अगर आपके घर में अच्छे लोग रहते हैं तो आपको अच्छे संस्कार, अच्छे शिक्षण, अच्छी शिक्षा मिलती है। तो उनके जो पिताजी थे वो स्वयं लोगों के दर्द, लोगों के दुख में पहुंच जाया करते। तो घर में अगर पिताजी की आदत है तो बेटा उसको देखते देखते क्या होता है, उसी तरह का हो जाता है। अगर किसी के घर में कोई अच्छा बच्चा विकसित होता है तो उसके परिवार में कोई अच्छा व्यक्ति होगा, या अगर उस घर में अच्छा व्यक्ति नहीं है तो उसने किसी अच्छे व्यक्ति की जीवनी पढ़ी होगी, उसने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी होगी, किताब पढ़ी होगी। इससे उसके जीवन में एक क्या भाव पैदा हुआ होगा और वो उसी तरह के बनने के लिए जीवन में एक रास्ता चुना होगा। तिवारी जी फिर पूछते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़, क्रांति हुआ करते थे। उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी ब्रह्मकांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? आर्य समाज यह एक ऐसा समाज है जो हिंदुत्व के भाव को, आर्य के भाव को, आर्य मालूम है कौन है? शुरू में जो लोग सिंधु क्षेत्र के आसपास रहते थे, सिंधु नदी है उत्तर में, और वहाँ जो लोग रहते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। उनकी एक संस्कृति थी, उनकी एक सभ्यता थी, उनका एक जीवन था, और वह लोगों के लिए आदर्श था। पूरे विश्व में आर्य संस्कृति जो थी वो विश्व की सर्वोच्च विकसित संस्कृति, सबसे ऊपर की संस्कृति, और उसका प्रभाव आज भी हम लोग कहते हैं आर्यंस, अंग्रेजी में शब्द है आर्यंस। ये जो आर्यंस हैं वो कौन है? ये जो आर्य समाज के लोग हैं वो आर्यंस। क्या सामाजिक आंदोलन जैसे आर्य समाज का भी आप पर प्रभाव पड़ा? आरंभिक असर है थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू भी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ
कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज़ जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वहीं भेंट हुई, जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। नेहरू परिवार उस समय एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था, रेनाउंड फैमिली, सब लोग जानते थे। नेहरू जी का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली था और एक घटनावश इन लोगों की मुलाकात हुई, जहां हॉस्पिटल में नेहरू जी की माँ एडमिट थी, दाखिल थी, वहीं इनका छोटा भाई भी, और ये अपनी माँ से मिल नहीं पाते थे क्योंकि वो जेल में थे। तो कुछ कश्मीरी पंडित वहाँ आते थे मिलने के लिए उनसे माँ से, और ये अपने भाई से मिलने आते थे। तो जब पंडित जी जेल से छूटे, पंडित जी मतलब नेहरू जी, और वहीं पर इनसे मुलाकात हुई। अगर दो व्यक्ति समान विचारधारा के हों, समान आदतों के हों, समान रुचियों के हों, तो उनकी दोस्ती हो जाती है। तो इन लोगों में अक्सर चर्चा होती रहती थी अनेक विषयों पर, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक। जब दो लोग मिलते हैं तो वे कोई एक रूपरेखा खोजते हैं जिससे बातचीत हो। एक कुशल व्यक्ति क्या होता है, वो क्षेत्र विशेष में विशेष जानकारी रखता है। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स में साइंस की बात करते हैं, या जब वो हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें विज्ञान की बात करते हैं, या जब वो आपको विज्ञान पढ़ाते हैं तो उसमें साहित्य को ढूंढते हैं। तो उनकी बात का प्रभाव आपके ऊपर क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है। और आप कहते हैं कि ये शिक्षक जो है वो क्या है, सर्वांगीण विकसित है, ऑलराउंड डेवलप्ड। He talks about all of the subject matters. He knows it, and that teacher becomes your favorite. तो दो लोगों की मुलाकात में अगर विशिष्ट बात होती है, अच्छी बात होती है, तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अच्छे मित्र हो जाते हैं। इसको आप बोलते हैं फैन हो गया हूँ मैं उनका। क्या बोला हूँ, फैन। आपका पहला उपन्यास कौन सा है? उपन्यास क्या होता है भाई? अंग्रेजी में उपन्यास को क्या कहते हैं? नॉवेल। मराठी में कादम्बरी, हिंदी में उपन्यास, अंग्रेजी में नॉवेल। पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? हाँ, शुरू में उसका नाम क्या था? महाकाल, लेकिन उसका नाम बदलकर लिख दिया गया भूख। कुछ शीर्षक ऐसे होते हैं जो उचित नहीं होते हैं, तो लेखक बाद में क्या करता है, उस शीर्षक को चेंज कर देता है। कहानी में क्या होता है, कहानी का वॉल्यूम छोटा होता है, उसका आयतन क्या होता है, छोटा होता है। कहानी आप लिखेंगे 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज तक, लेकिन उपन्यास का वॉल्यूम, उसका आयतन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। 100 पेज, 200 पेज, 70 पेज, 75 पेज। तो उपन्यास लिखना कहानी लिखने से मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल का मतलब उसमें क्या होता है, हमें प्लॉट्स, रूपरेखा, प्लॉट्स जो आपको कहानी लिखनी पड़ती है तो एक रूपरेखा होती है, आउटलाइन।
तो उपन्यास के लिए पहले हम आउटलाइन बना लेते हैं, कौन सा गांव है, उस गांव में कैसे विकसित हुआ, फिर किस तरह से घटनाएं हुई, फिर घटनाओं को किस तरह से रूप मिला, और ऐसे ऐसे जो है अंत में जा कर के आप सब घटनाओं को कंपाइल कर देते हैं तो एक उपन्यास बन जाता है। तो भूख उपन्यास हुआ। हाँ, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में थे? संपर्क मतलब रिलेशन, किन किन लेखकों के संपर्क में थे? उत्तर मिला जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल दास गहमरी, प्रेमचंद, केशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर, वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, वे आजानुबाहु थे। आजानुबाहु, जिनकी भुजाएं कहाँ तक, घुटने तक पहुँचती हैं, उसको बोलते हैं आजानुबाहु। ये जो भुजा है, ये जो घुटने तक पहुंच जाए वो होता है आजानुबाहु। रामचंद्र जो थे वो आजानुबाहु थे, यहाँ तक उनका घुटनों तक जो है उनका जो भगवान राम की जब स्तुति करते हैं, राम रक्षा स्तोत्रम है, तो जब हम उनका ध्यान करते हैं, ध्यायेत आजानुबाहुं धृत सरधनुषं बद्ध पद्मासनं पीतं वासो वसानं नवकमलदलमिलितलोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतं उरुजटामण्डलं रामचंद्रम। जिनकी भुजाएं घुटनों तक पहुँचती हैं, जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, जिनके शरीर में जो आभा है, जो कांति है, जिसके बगल में सीता जी विराजमान रहती हैं, ऐसे भगवान राम को मैं नमन करता हूँ। तो आजानुबाहु, उनकी भुजाएं आजानु, बहुत कम लोग थे। शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी भुजाएं आजानुबाहु थी। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है बहुत कम लोग हैं, बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग असामान्य होते हैं, सामान्य और असामान्य। ये देखो फर्स्ट पेज पे नीचे से थर्ड लाइन, कलकलाट और गजबजाट। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरतचंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। शरतचंद्र उपन्यास के एक बहुत बड़े लेखक हैं। ये देखो यहाँ अभी जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग ये क्या है? जलियांवाला बाग तो क्या लिखोगे? चिमनी व गार्डन है सर। इतर क्या? जलियांवाला बाग, क्या? यहाँ पर अंग्रेजों ने भारतीयों को, जलियांवाला बाग एक पार्क है जो चारों तरफ से एक मैदान था, वहाँ पर भारतीयों ने अंग्रेजों के मना करने के बावजूद एक जुलूस निकाला था। ये शब्द है पारव्या। और फिर अंग्रेजों ने बेतहाशा गोली चला दी थी, उसमें केवल एक ही गेट था, लोग भाग नहीं पाए थे, और अंधाधुंध गोली चलने से हजारों लोग मारे गए थे। उसमें एक कुआं था, भागते समय तो उस कुएं में गिर गए और मृत्यु हो गई। हजारों। 1919 में वहाँ पर गोली कांड हुआ था, जहाँ हजारों लोग मारे गए थे
तो उनके मरने से जो खून से सनी मिट्टी थी, उस मिट्टी को अपनी जेब में रखा करते थे, जो ये उन्हें याद कराती रहती थी कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था। पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है, घुट्टी। छोटे बच्चे को जो छठी के दिन पिलाया जाता है उसको बोलते हैं घुट्टी। जो बहुत शुरुआत में जो है जिसका ज्ञान मिला हो उसे कहते हैं घुट्टी। तुलसीदास घर में करीब करीब हर घर में, हिंदू घर में क्या होता है? रामायण। तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामायण ये हर जगह, हर घर में आपको मिल जाएगा। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। श्लोक जबरदस्ती याद करवाया करते थे, याद करवाते थे। श्लोक रामायण में बहुत सारे श्लोक हैं, मंगलाचरण में जितने वो संस्कृत में श्लोक हैं, तो दोहे, श्लोक, चौपाई, इन सब से मिलकर बना है रामायण। सुनते थे और याद करवाते थे। नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। विस्तार से, वेल डिस्क्राइब्ड। जिस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत गहराई से कहा गया हो, क्या इन पर आपका विश्वास है? आपने खंजन नयन में जिन चीज़ों को इतना विस्तार से समझाया है, जिन परंपराओं को वर्णित किया है, क्या उस पर आपका विश्वास है? नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती हैं। सूर पंचसती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो वो है जन्मांध। तो क्या वो जन्म से ही अंधे थे? सवाल यह है कि देखता कौन है? आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? परख, पहचान। जो आप लिखते हैं वो कितना अर्थपूर्ण है, सार्थक है, उसके बारे में आपने कभी सोचा है? हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं जो उपन्यासों के बारे में, ख़ास तौर से जिनके पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर में कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर बहुत देखे। चरित्र, कैरेक्टर का चरित्र मतलब गांधी जी एक चरित्र हैं, नेहरू चरित्र हैं, स्वामी विवेकानंद चरित्र हैं, शरदचंद्र चरित्र हैं। तो जब हम कहीं मिलने जाते हैं तो वहाँ पर जो महान लोग हैं उन लोगों से मिलना होता है, उनसे संपर्क होता है। तो वही कह रहे हैं कि मैंने बहुत से चरित्र देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। मनोविज्ञान, किसी व्यक्ति को अगर आप मिलें तो उसकी बातों से पता चलता है कि इस व्यक्ति का मनोविज्ञान क्या है। व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ दिस चाइल्ड, ऑफ दिस मैन, ऑफ दिस पर्सन, ऑफ दिस कैरेक्टर। दैट विल ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन यू आर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट पर्सन। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा।
प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं। उसकी कहानियों में टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। हाँ, बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिखे मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। गदर के फूल जो इन्होंने लिखा है उसमें जो तथ्य हैं, मतलब उसमें जो विषय वस्तुएं हैं, उनको लिखने के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क, क्षेत्रों में जा कर के, फील्ड वर्क का मतलब होता है आपको ज्योग्राफी में फील्ड वर्क जो है कराया जाता है कि यू फील्ड विजिट, go to the particular area and talk to the people of that locality, talk to the people or the artist of that locality। मुंबई में अगर कोई आना चाहता है तो सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है अमिताभ बच्चन से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, रेखा से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। जो यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री है उनको ये लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले सड़क पे घूमते रहते हैं, चलो मिल करके उनसे ऑटोग्राफ ले लेंगे। यहाँ जो मुंबई में रहते हैं उनके नेक्स्ट डोर रहते हैं, उनसे वो नहीं मिलते हैं। तो इसी तरह से किसी क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो वहाँ के जो विशेष चीज़ें हैं आप उनके बारे में संकलन करना चाहते हैं। हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाच्यो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करा। नाच्यो बहुत गोपाल एक उनकी रचना है जिसमें जो सफाई कर्मी हैं उनके जीवन का वर्णन किया हुआ है। नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से भी सधता है। मन प्राण से ही सधता है। सधना मतलब सिद्ध होना, सिद्ध होना मतलब पूरा होना। मन और प्राण दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब प्राण ही नहीं रहेगा मन क्या करेगा? एक दूसरे से क्या है, वो कह रहे हैं कि मन तभी सधता है जब प्राण उसे सहायता करता है। सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ, जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। इंट्यूटिव आई, इंट्यूशन, किसी चीज को भविष्य तक देख लेना वो आपका इंट्यूशन है। जब आप पढ़ते हैं कहते हैं ये क्वेश्चन आएगा, दैट इज योर इंट्यूशन। एसएससी की परीक्षा मई में होगी, ये निश्चित हो गया है, लेकिन उसके पहले छात्र ये सोच रहे थे कि परीक्षा मई में होगी, जून में होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, कब होगी पता नहीं। तो इंट्यूशन, जिस चीज़ को आप नेत्र से नहीं मन से सोचते हैं वो आपका इंट्यूशन है। नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी। टूटन,
अंग्रेजी बोलते हैं ही इज टोटली ब्रोकन डाउन, टूट गया है, मतलब अब उसे जीने की इच्छा तक नहीं है। टूट जाना, पूरी तरह से पराजय स्वीकार कर लेना, टूटन आ गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। चारा ना होना, कोई रास्ता ना होना। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो जो आपका काम करते हैं उस काम में रमे रहिए, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम लोग यह बताओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तुम लोग तब तक मनाओ, यू प्रे फॉर मी एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, कीप राइटिंग। मनुष्य के जीवन में दुआओं का बड़ा प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति असहाय हो, परेशान हो, तो लोग उसके लिए दुआएं मांगते हैं। सर, ऐसा एक नाव की यात्री, तो नाव मतलब बोटी है ना? एक नाव के यात्री से, ये एक कहानी संग्रह है, एक उनकी किताब है। उस किताब का नाम है एक नाव के यात्री से। उसमें से एक संकलित किया गया है, लिया गया है। इस प्रकार से नागर जी की इच्छा है कि जब तक वो जीवित रहें, उनकी कलम गतिशील रहे, लेखन करते रहें। इन्हीं के साथ शब्दों को विराम देते